नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की ज्योग्राफी में जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर है जो हमने पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर हमारा जो है वो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, और पूरे विश्व लेवल पे यानी पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जनसंख्या जो है उसका घनत्व, वृद्धि और वितरण हम देख रहे थे। इसमें एक लेक्चर हमारा हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है, यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हमारी जो पुस्तक है उसका सेकंड लेक्चर आज हम देख रहे हैं। कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में लेक्चर जो हमारा 1 था इस लेसन का, उसमें हमने जनसंख्या घनत्व को देखा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। उसके बाद हमने जनसंख्या के वितरण को देखा। लेकिन आज के इस लेक्चर में जनसंख्या वितरण जो है वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे, यानी जनसंख्या वितरण को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी न किसी रूप में उसको प्रभावित करते हैं, उन सब कारकों को हम देखेंगे। यानी कि जन यानी लोग, संख्या, लोगों की संख्या, यानी लोग कहाँ बसना पसंद करते हैं, उनको कौन से कारक, कौन से अलाइनमेंट, कौन से तत्व ऐसे हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या तो उन्हें परेशान करते हैं या उन्हें अपना समर्थन देते हैं। वो कारक यानी कि वो तत्व क्या है, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। उनमें 3-4 कारकों का हम अध्ययन करेंगे। पहला भौगोलिक, यानी भूगोल की दृष्टि से वो कौन से कारक है। फिर हम देखेंगे आर्थिक कारक, यानी आर्थिक यानी जीविकोपार्जन या पैसों के जो कारक होते हैं उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, यानी समाज के अकॉर्डिंग मानव कहाँ रहना पसंद करता है, जहाँ उसका समाज रहता है, तो ऐसे कौन से कारक है जो उसे प्रभावित करते हैं। फिर हम देखेंगे उत्प्रवास और आप्रवास, जिसको थोड़ा थोड़ा हमने कल देखा था, लेकिन आज उत्प्रवास और आप्रवास से प्रतिकर्ष और अपकर्ष किस प्रकार लिंक है, क्या उत्प्रवास और आप्रवास और प्रतिकर्ष, अपकर्ष एक होते हैं, क्या ये अलग होते हैं, अगर ये एक होते हैं तो कौन सा किसकी तरह कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, 3 कारक हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्या पढ़ रहे हैं, भौगोलिक कारक, यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण, यानी भूगोल के कारक। भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं, जल की उपलब्धता, यानी कि जहाँ पानी होगा वहाँ लोग रहेंगे। बताओ पानी नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, बताइए आप लोग रहना पसंद करेंगे? कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। तो जल जहाँ होता है, जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक है। जल के बारे में मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जल के बारे में आप सब जानते हैं, नहाने धोने, कपड़े धोने में, खाने में, पीने में, सब जगह जल का प्रयोग होता है। और बस इतना सा आप याद रखें कि लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ जल ज़्यादा हो, जल की उपलब्धता हो, जल लोगों को आसानी से मिल जाए, क्योंकि जल ही जीवन है, यानी जल व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है, वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक है और लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ नदी का आसपास का क्षेत्र हो, तालाबों का क्षेत्र हो, नदी घाटी जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। नदी घाटी क्षेत्रों में आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जल है और जल ही क्या है, जीवन है। तो जल की उपलब्धता कौन सा कारक है, भौगोलिक कारक का पार्ट है। यानी कि लोगों की जनसंख्या के वितरण यानी जनसंख्या के फैलाव को कौन प्रभावित करता है, कौन इसे छेड़ता है, तो इसे जल छेड़ता है। भौगोलिक कारक में क्या पढ़ रहे हैं, जल पढ़ रहे हैं, इसे जल डिस्टर्ब करता है। जल जहाँ है वहाँ तो जल का समर्थन मिलता है, जल जहाँ नहीं है वहाँ जल से समस्याएं होती है। तो लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ जल की उपलब्धता हो, जल आसानी से अच्छी मात्रा में जितना चाहिए उतना मिल जाए, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। फिर है भू आकृति, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। भूमि की आकृति यानी भूमि की जो बसावट है वो लोगों को बहुत हद तक लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ भूमि की आकृति अच्छी हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ ना तो परिवहन चल सकता है, साधन नहीं चल सकते, गाड़ी वगैरह बहुत कम चल पाती है वहाँ पहाड़ों के अंदर, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। वहाँ ना ढंग से कृषि हो सकती है, वहाँ स्थानांतरित कृषि होती है और कुछ होता ही नहीं पहाड़ों में। लोग कहाँ रहना पसंद करें, लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करेंगे, वहाँ आसानी से वो रह सकते हैं, परिवहन आसानी से चल सकता है, सिंचाई आसानी से हो सकती है। लोग नदी घाटियों वाले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि की आकृति भी लोगों को क्या करती है,
किसी न किसी रूप में सपोर्ट करती है और किसी न किसी रूप में समस्या पैदा करती है। सपोर्ट यानी कि अपना सहयोग तो जब करती है जब भूमि की आकृति मानव के अकॉर्डिंग हो, मानव जैसा चाहता है वैसी आकृति हो। जैसे समतल मैदान या नदी घाटी क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र अगर बना हुआ है तो वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे क्योंकि पानी की जल की उपलब्धता आसानी से हो जाएगी। तो भूमि की आकृति जो है वो भी लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। किसको? वितरण को, लोगों के फैलाव को लेकर, लोगों के निवास को लेकर, लोगों के वितरण को लेकर प्रभावित करती है। तो इसमें ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। समतल मैदान आप समझते हैं दूर दूर तक मैदानी भाग हो, समतल बिल्कुल सीधा सपाट, और मंद ढालों पर बसना पसंद करते हैं। पठारी क्षेत्र हो सकता है, मैंने आपको बताया पहाड़, पठार और पर्वत तीन चीज़ें होती है। पर्वत बहुत बड़े होते हैं, पहाड़ उनसे थोड़े छोटे होते हैं, पठार थोड़े से उठे हुए भाग होते हैं ज़मीन से। तो लोग ऐसे भागों में बसना पसंद करते हैं, पठारी भागों में बसना पसंद करते हैं जो मंद ढालों में हो। मंद ढाल का मतलब है थोड़ी थोड़ी सी ढाल हो, ठीक है। लेकिन पहली प्राथमिकता किसे देते हैं? प्राथमिक रूप से पहली प्राथमिकता समतल मैदानों को देता है मानव, और उसके बाद देता है नदी घाटी क्षेत्रों को जहाँ पानी हो। पहले तो बसने का एरिया अच्छा हो, फिर वहाँ पानी मिल जाए और फिर कृषि हो जाए। तो कृषि कहाँ होगी? समतल मैदान पे। तो समतल में तो वो इसलिए रहेगा, रहने का उसे मजा आ जाता है। दूसरा, वहाँ पानी आसानी से मिल जाता है और यहाँ कृषि करके वो आसानी से अपना कार्य कर सकता है। मंद ढालों में भी रहना पसंद करता है, वरीयता देते हैं, यानी हमेशा इसको यही चॉइस रहती है कि ऐसी चीज़ों को वरीयता देता है, महत्व देते हैं जहाँ उन्हें रहने में बहुत अच्छा लगता हो। इसका कारण ये है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन में आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि समतल जो मैदान होते हैं वहाँ क्या होती है? फसलें होती है, बहुत अच्छी कृषि हो सकती है यहाँ पे। सड़क निर्माण हो सकता है, यानी परिवहन चल सकता है। हमने बात की थी परिवहन की, परिवहन वहीं चलेगा जहाँ क्या होगा? मैदान होंगे। पहाड़ी क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तो परिवहन अच्छे से चल ही नहीं सकता। परिवहन तो वहीं चल पाएगा जहाँ मैदानी भाग है। इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ी मैदानों में चल नहीं सकता। जैसे बर्फीले क्षेत्र है, वहाँ भी एक प्रकार से देखा जाए तो नहीं चल सकते। वहाँ स्लेज गाड़ी चलती है, कुत्ते और रेडियार जिसे खींचा करते हैं। एक स्लेज गाड़ी होती है, उसको कुत्ते और रेडियार जो होते हैं जानवर, वो उसको खींचा करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक उसी तरह का मामला रहता है, लकड़ी की बनी हुई रहती है, उससे मानव खींचा करता है। वहाँ पे कुत्ते वगैरह पहाड़ों में भी होते हैं, वो खींचा करते हैं। तो बर्फ़ में होती है स्लेज गाड़ी, लकड़ी की गाड़ियाँ पहाड़ों में होती है, पर्वतों में होती है, ठीक है। और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। कौन उद्योगों के लिए कौन अनुकूल होंगे? समतल मैदान। अब बताओ, पहाड़ी क्षेत्र के बीचों बीच जाके आपने कोई उद्योग खोल लिया, तो उद्योग में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो विनिर्माण हो रहा है किसी वस्तु का, जो उत्पादन हो रहा है, जिस वस्तु का रूप परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरित जो वस्तु हो रही है, द्वितीयक व्यवसाय जो उद्योगों में चल रहा है। उद्योग के अंदर जो व्यवसाय होता है उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय, क्योंकि वहाँ वस्तु जो होती है उसका पुनः निर्माण होता है, विनिर्माण जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ आपने कोई वस्तु तो बना दी, जैसे आपने गेहूँ लाए बाहर से। अब सबसे पहली बात तो ये है कि गेहूँ से बिस्किट बनाने हैं। गेहूँ से क्या बना रहे हैं? गेहूँ से बिस्किट बना रहे हैं। अब पहाड़ों के अंदर आपने बिस्किट उद्योग खोला, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री आपने खोली, तो पहली बात तो गेहूँ वहाँ आएंगे कैसे? क्यों? गेहूँ समतल मैदानों में होते हैं, दोमट और काली मिट्टी वाले, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में होते हैं। तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में उसको लाओगे कैसे? पहली समस्या तो उसको लाना, परिवहन की दिक्कत। दूसरा, बनने के बाद फिर पहुँचाओगे कैसे? श्रमिक भी मिलना मुश्किल होता है, श्रमिक भी सुविधा चाहता है तो मिल नहीं सकती। तो उद्योग के अनुकूल होते हैं कौन? समतल मैदान, ठीक है, क्योंकि यहाँ कृषि हो रही है तो कृषि समतल मैदानों में कृषि होती है। और अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पहाड़ी मैदानों में कृषि नहीं होती है, होती है, हमने पढ़ा। वहाँ कौन सी होती है? स्थानांतरित कृषि, जिसे हम जूमिंग कृषि कहते हैं, जो पहाड़ों पे जब होती है ऊपरी भाग पर, जब उसको ची माता कहा जाता है। जब समतल मैदानों में पहाड़ों के बीच में जो मैदान होता है, जब उसको दजिया कहा जाता है। तो ये चीज़ें हमने स्थानांतरित कृषि में पढ़ी। झारखंड में उसको कुरूप कहते हैं, कि हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। श्रीलंका में उसे चेना कहते हैं। तो वो स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। जबकि समतल मैदानों पर कौन सी कृषि होती है? सिंपल और साधारण कृषि होती है। और वहाँ कृषि अगर हो रही है तो कृषि, जैसे गन्ना बोया जा रहा है कृषि के अंदर, तो गन्ना के जूस की जो फैक्ट्रियां हैं, गन्ने जैसे कि फूल, गुलाब के फूल पैदा किए जा रहे हैं समतल मैदानों पर, तो गुलाब के फूलों की गुलकंद बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होगी वो वहीं लगेगी जहां उसको आसानी से क्या मिल जाए? सामान जो उसे चाहिए, वस्तु जो उसे चाहिए, जो उसे कच्चा माल जिसे हम कह सकते हैं, कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो उसे चाहिए वो वहाँ मिल जाता है। तो वो उद्योग धीरे धीरे पन्ना पे जाते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो लोगों की भू आकृति, आप क्या देख रहे हैं? भू आकृति किसी ना किसी रूप में किसको डिस्टर्ब कर रही है?
मानव को, जनसंख्या के वितरण को डिस्टर्ब कर रही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा जहाँ अच्छी है। तो मानव को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है? आप ऐसे सोचेंगे कि डिस्टर्ब कहाँ कर रही है, अगर अच्छा मैदान है तो व्यक्ति को तो अच्छा माहौल मिल रहा है, तो इससे डिस्टर्ब कौन हो रहा है? इससे जन यानी मानव डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो तो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, ये भू आकृति डिस्टर्ब करती है। जल वाला बिल्कुल सिंपल था, इसका कुछ बचा हुआ पार्ट है, देखिए। परिवहन तंत्र, उस तरफ क्या लिखा था? परिवहन। ठीक है, तंत्र के विकास में अवरोधक है। पहाड़ जो होते हैं वो परिवहन में अवरोधक है। पहाड़ मतलब पर्वत बड़े बड़े, वहां से परिवहन कैसे होगा आप बताइए? वहां से परिवहन होना बहुत मुश्किल है। गाड़ियां कैसे निकलेगी? अब जो बेंदा की कहानी हमने पढ़ी, वो विश्रव गति में जंगलों में चल रहा है। पहाड़ और पर्वत वन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ निकलना मुश्किल होता है। विश्रव गति, बेंदा तो खुद अकेले है बेचारा, इधर यूं घूम घूम के। सांप की विश्रव का मतलब होता है सांप जैसे चलता है, सरप जैसे चलता है, वैसे बेंदा तो निकल जाता है। लेकिन बाकी कैसे निकल पाएंगे? परिवहन, ट्रक वगैरह कैसे निकल पाएगी? ट्रेनें कैसे निकल पाएगी? बहुत दिक्कतें आ जाती है। इसलिए जो पहाड़ होते हैं हमेशा याद रखें, 3-4 चीज़ें हमेशा फिक्स रहती है। पहाड़ जो होते हैं वो परिवहन की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, परिवहन की दृष्टि से खतरनाक होते हैं, परिवहन वहाँ नहीं हो सकता। नदी घाटी क्षेत्र मानव के आवास को प्रभावित करते हैं, वो वहाँ लोग बसना पसंद करते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र समतल मैदानों पर ज़्यादा देखने को मिलता है, और नदी घाटी क्षेत्रों के, नदी के आसपास के मुहाने जो होते हैं वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे देखिए, इसलिए इन क्षेत्रों पर जनसंख्या कम पाई जाती है। किसमें? पहाड़ी पे, क्योंकि परिवहन नहीं है, सुविधा नहीं है, उद्योग नहीं है, कृषि नहीं है, तो लोग वहाँ रहना पसंद ही नहीं करते पहाड़ी क्षेत्रों में। अब आप कहेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो प्रत्येक मानव जाना चाहता है, हम तो खुद कुल्लू मनाली, गोवा वगैरह पहाड़ी क्षेत्रों में, शिमला वगैरह की तरफ हम पहाड़ों में जाना चाहते हैं, हम तो देखना चाहते हैं कि वहाँ से चिल्लाने से कैसी आवाज़ आती है। तो वो तो आप एक दिन के लिए जाना चाह रहे हैं। लोग स्थायी कृषि करते हैं, वो तो स्थायी रहते हैं, वहाँ नहीं रह पाते। व्यवसाय करने वाले तो वहाँ भी रहते हैं, वहाँ व्यवसाय कौन सा चल सकता है? चाय सुट्टा चल सकता है, सारी चीज़ें जो चलने वाली होती है, बार वगैरह जो होते हैं। पर्यटकों को जो पसंद आते हैं, विदेशी लोगों को, हमें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन विदेशी लोगों को जो पसंद आती है उनका व्यवसाय वहाँ चलता ही। लेकिन हम बात करें कृषि, और भारत में अधिकतर लोग क्या करते हैं? कृषि। तो कृषि वाले लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कृषि, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय में आती है। प्राथमिक व्यवसाय कहाँ पनपता है? समतल मैदानों में और नदी घाटी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ कृषि हो सकती है और उद्योग लग सकते हैं। गंगा का मैदान विश्व में सर्वाधिक सघन है। क्यों? गंगा के मैदान में इतने लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि पहली बात तो मैदान है, गंगा नदी जहाँ से चलती है तो वो चलती है तो उसका एकदम से बहाव कभी कभी होता है तो बहुत फैल जाता है। लेकिन वो जब अपने स्तर पे चलती होती है तो जो मैदान सूख गया है, जहाँ से पानी खत्म हो गया है, वो मैदानी भाग बन जाता है और वहाँ कृषि होती है, क्योंकि वो उपजाऊ है, वहाँ पानी था। तो वो गंगा का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है वो? गंगा का मैदान। विश्व में सर्वाधिक, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में सर्वाधिक सघन यानी बहुत ज़्यादा, सघन यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या, जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या उन्हीं क्षेत्रों में रहती है जहाँ पानी की सुविधा हो, जहाँ भूमि की आकृति अच्छी हो। और ऐसा मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है कौन? गंगा का मैदान। जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले हैं। विरल का मतलब कम, सगल का मतलब ज्यादा, सघन का मतलब क्या है? ज्यादा। ठीक है, विरल का मतलब क्या है? कम। तो कम जनसंख्या कहाँ है? हिमालय में, क्योंकि पहाड़ है, पर्वत है। ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? मैदानी भागों में, क्योंकि मैदान है। तो बताओ, यहाँ तो परिवहन नहीं चलेगा, तो लोग इस जगह परिवहन चलेगा ही नहीं, बिल्कुल ही, बहुत कम चलेगा हिमालय क्षेत्रों में। ठीक है, तो लोग यहाँ रहना पसंद ही नहीं करेंगे, इसलिए लोग क्या है? परिवहन की वजह से लोग क्या है? कम है। अब यहाँ परिवहन अच्छा चलेगा। दूसरा, यहाँ कृषि नहीं हो पा रही थी, यहाँ कृषि भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कृषि भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ उद्योग भी अच्छे पनप जाएंगे। तो देखो लोग क्या रहेंगे? सघन हो जाएंगे, उद्योग अच्छे पनपेंगे यहाँ पे, तो लोग सघन यानी बहुत ज़्यादा बसने लग जाएंगे। तो भू आकृति प्रभावित कर रही है, और भू आकृति पूछी जाती है, इसलिए हम इतना जोर दे रहे थे इस पे कि भू आकृति जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है। और भौगोलिक कारकों का दूसरा पॉइंट है। पहला कौन सा था? जल की उपलब्धता। भौगोलिक कारकों का तीसरा जलवायु, क्लाइमेट। अति उष्ण यानी बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है, वहाँ भी लोग बसना पसंद नहीं करते। और अति उष्ण के बाद ठंडा मरुस्थल, शीत, शीतोष्ण जिसे हम कहते हैं। शीतोष्ण तो गर्म और ठंडा हो जाता है। शीत कटिबंध जिसे हम कहते हैं, कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, तो ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है एक होता है शीत कटिबंध क्षेत्र। मरुस्थलों की विषम जलवायु बसाव के लिए असुविधाजनक होती है।
क्या कहना चाहता है, अति उष्ण लोग वहाँ बसना पसंद नहीं करते जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, अथवा ठंडे मरुस्थल जहाँ शीत उष्ण यानी ठंड है, कि विषम जलवायु के बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से ही बसे हुए हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे राजस्थान का एक जगह पड़ता है फलोदी, वो पूरे भारत का सबसे गर्म स्थान है। पूरे भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी, क्योंकि वहाँ गर्मियों के अंदर तापमान जो है वो 51 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, टैंकर वगैरह लाके पानी छिड़का जाता है, लोगों को घुटन सी होने लग जाती है, कई बार तो मौतों तक हो जाती है। वहाँ पे जोधपुर जो है राजस्थान का, वहाँ पड़ती है फलोदी, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे क्या, अति उष्ण बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक अति शीत जहाँ होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उस कटिबंध में, उस क्षेत्र में भी लोग नहीं रहेंगे। जैसे कि लेह लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख राज्य का सियाचिन ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं, वहाँ भी लोग रहना ही पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। कभी कभी तो वहाँ 52-53 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, तो लोग वहाँ भी रहना पसंद नहीं करते। लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, जो क्लाइमेट की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से ना तो गर्मी होती है ज़्यादा और ना सर्दी होती है, तो वहाँ टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। लोग वहाँ सुखद यानी अच्छा अनुभव करते हैं और इतिहास के आरंभिक काल से, शुरू से ही लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। ठीक है। मरुस्थल के विषम जलवायु के बसाव, कभी कभी मरुस्थली जो क्षेत्र होता है वो वहाँ भी हीट क्रिएट, अब देखो ठंडा प्रदेश, उष्ण तो मरुस्थल होता है और ठंडा ठंडा होता है, मैंने आपको दोनों को समझाया। ठीक है। अब क्या है? मृदा। ठीक है, यानी मिट्टी। चौथा पॉइंट, भौगोलिक कारक हम पढ़ रहे हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन से कारक? भौगोलिक कारक हम पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा था? जल की उपलब्धता, यानी जल मिलना चाहिए व्यक्ति को। दूसरा भूमि की आकृति, और तीसरा जो है जलवायु की बात, और चौथा मिट्टी की। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? वहाँ दोमट मिट्टी है या फिर काली मिट्टी है या फिर जलोढ़ मिट्टी है, उस प्रकार के लोग वहाँ बसना पसंद करेंगे जहाँ जिस प्रकार की कृषि, यानी मिट्टी के अकॉर्डिंग कृषि होती है। चिकनी मिट्टी है। अब जैसे कि मान लो कि पंजाब, भारत का पंजाब वगैरह है, वहाँ नदी घाटी क्षेत्र है, और नदी घाटी का जहाँ बाँह होता है, नदी घाटी का जहाँ बहाव होता है, नदी घाटी जहाँ से निकलती है, नदियाँ जहाँ से निकलती है, वहाँ जो मिट्टी बच जाती है वो दोमट और जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ और दोमट मिट्टी हमेशा गेहूं के लिए, चावल के लिए उपयुक्त होती है। तो लोग क्या करेंगे, जहाँ दोमट मिट्टी होगी उन प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी। क्योंकि कृषि, अब कोई चावल वगैरह की, गेहूं वगैरह की कृषि करना चाहता है तो हमेशा दोमट और जलोढ़ का क्षेत्र ढूंढेगा, तो वो पंजाब की तरफ जाएगा। तो बताओ मिट्टियां प्रभावित करती है या नहीं करती है? कितने कारक पढ़ चुके हैं? 4। कौन से कारक है? भौगोलिक कारक। ठीक है। निबंधात्मक पूछता है तो ये पूछता है जलवायु, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। और छोटा लघुरात्मक पूछता है तो कभी कभी ये पूछ लेता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले छोटे जो कारक पूछता है, जब 1 या 2 नंबर का सवाल पूछता है, जब भौगोलिक कारक पूछ लेता है। और भौगोलिक कारकों के हम ये पढ़ रहे हैं, 4-5 हमने जो भी पढ़े हैं वो भौगोलिक कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आर्थिक कारक, पैसों का मामला। जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति क्या करता है? आर्थिक क्रियाएं करता है, कहीं ना कहीं रोजगार करता है। तो रोजगार कौन देता है? ऐसी कौन सी भूमि पे वस्तुएं जो रोजगार देती है? वैसे तो कृषि भी दे रही थी, लेकिन खनिज अच्छा रोजगार देता है, ऐसे भारतीयों की मान्यता है। ठीक है। तो व्यक्ति खनिज वाले क्षेत्र में, आर्थिक कारकों में सबसे पहले क्या आया? खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट बनाते हैं। कहीं कोयला निकला तो कोयले का उद्योग वहीं लगेगा। खनिज निक्षेपों का मतलब है भंडार। खनिज का भंडार जहाँ होगा लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। और वहीं, जैसे कि राजस्थान के जैसलमेर में ऐश्वर्या कुआ है, वहाँ से पेट्रोल वगैरह निकलते हैं। पेट्रोल, डीजल और सबको अलग अलग किया जाता है, तो हम पेट्रोल एक बार एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। वैसे ये पहले अलग होता है, जैसे लोहा होता है तो लोहा पहले कच्चा लोहा होता है, लोहा अयस्क होता है, फिर लोहा अयस्क से लोहा इस्पात बनाया जाता है। लोहा अयस्क कच्चा लोहा आता है, फिर उसके अंदर कोका, मैग्नीज वगैरह डाला जाता है, भट्टियों पे गर्म किया जाता है, फिर जो लोहा हम देखते हैं वो लोहा इस्पात बन पाता है। तो इसी प्रकार से ये लोहा का अगर कारखाना लगाना है तो झारखंड में लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोहा निकलता है। तो हम हमेशा उद्योग वहीं लगाना पसंद करते हैं जहाँ खनिज निकलता हो। खनिज क्या होता है? किसी भी वस्तु को जब पृथ्वी से खोदकर प्राप्त किया जाता है तो वो खनन कहलाता है,
और जो वस्तु निकलती है वो कई बार खनिज होती है, कई बार संसाधन होती है। प्रत्येक खनिज जो होता है वो संसाधन होता है, इसको हम समझेंगे एक दिन। खनिज क्या है? खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अधिकतर खनिज, जैसे टंगस्टन हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, तो ये सब खनिजों में आते हैं। उद्योगों के आकृष्ट करते हैं, आकृष्ट का मतलब अपनी ओर उद्योगों को खींचते हैं कि यहाँ उद्योग लगाओ, यहाँ ये चीज़ निकल रही है। जैसे किसी स्थान पे टंगस्टन निकलता है जो बल्ब के अंदर छोटा सा तार होता है, तो टंगस्टन कहीं निकल रहा है, जैसे सिरोही का वालदा क्षेत्र है, वहाँ टंगस्टन निकलता है, तो लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। टंगस्टन वहाँ रहना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ उनको उद्योग लगाना है। अब कोई कृषि वाला व्यक्ति वहाँ रहकर वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति को चावल की कृषि करना है, तो ये कौन सा कारक हुआ? भौगोलिक कारक हुआ, क्योंकि उसे भूगोल के अकॉर्डिंग जो भू की आकृति है उसके अकॉर्डिंग उसे कृषि करना है। लेकिन कोई उद्योग लगाना चाह रहा है टंगस्टन का, तांबे का, पीतल का, तो वो कौन से आर्थिक कारक में आता है? वैसे कृषि खाद्यान्न में और व्यवसायिक दोनों आती है, लेकिन ये खाद्यान्न में काम नहीं आता, ये सिर्फ व्यवसायिक है, इसलिए इसको किस में डाला है? आर्थिक कारक में। औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है। उद्योगों की जो गतिविधियां होती है वो क्या करती है? रोजगार को उत्पन्न करती है, लोगों को रोजगार देती है। औद्योगिक गतिविधियों का मतलब है उद्योग में जो काम होता है, श्रमिक जो लगे रहते हैं उनको रोजगार मिलता है। अफ्रीका का कटंगा, जाबिया, तांबा पेटी इसका अच्छा उदाहरण है। अफ्रीका में लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं? कटंगा क्षेत्र में, जाम्बिया क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ तांबा अधिकता से मिलता है, तांबा यहाँ ज्यादा मिलता है, तो लोग हमेशा और हमेशा कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ उनको अच्छा रोजगार मिलता हो। तो कटंगा, जाम्बिया कहाँ है? अफ्रीका में, कटंगा, जाबिया, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अच्छा उदाहरण है अफ्रीका का। तो तांबे की ज़्यादा पेटियां कहाँ मिलती है? अफ्रीका में। तो एक कोबे का उदाहरण भी देखेंगे। यहाँ जनसंख्या विरल ना होकर सघन होती है। विरल का मतलब मैंने आपको बताया कम होता है। यहाँ जनसंख्या क्या नहीं होती है? कम नहीं रहती है। विरल यानी कम नहीं रहती है, सघन यानी ज़्यादा रहती है हमेशा और हमेशा। क्यों रहती है ज़्यादा? क्योंकि यहाँ वो चीज़ें मिल रही है जो लोगों को चाहिए, व्यवसाय, रोजगार, आर्थिक कारक उनका मजबूत हो रहा है। तो ये हमने किसको देखा? खनिज को देखा। अब हम देखेंगे नगरीकरण, यानी नगर लोगों को कैसे इंप्रेस करते हैं, नगर लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचते हैं? सुविधा के माध्यम से। अब देखो, आप इसको देख लो, शाम को चौपाटी घुमाए, बढ़िया झरना, मतलब वो बना रखे हैं, अंदर से पानी वानी चल रहा है, मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सिटी का माहौल जो है, नगर का जो माहौल होता है वो नगरीय सुविधाएं देता है। चिकित्सा की सुविधाएं होती है, शिक्षा की सुविधाएं होती है, खान पान की सुविधाएं होती है, सारी चीज़ होती है। गांव में ये कम देखने को मिलती है। तो नगर अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते हैं। परिवहन का अच्छा साधन, पैदल चलना तो लोग भूल ही जाते हैं। गांव में 10-10 किलोमीटर तक कोई परिवहन का साधन नहीं होता, लोग पैदल चला करते हैं। संचार के अच्छे साधन है, जैसे संचार चाहिए वैसे मिल जाते हैं। बेहतर साधन, सूचना और संचार। सूचना और संचार में क्या फर्क है? संचार तो वो है जो सूचना को पहुंचाता है, हमारी बात जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो तो सूचना है, और इसको पहुंचाने का माध्यम क्या है? संचार है। तो इसका माध्यम ये भी कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? शहरों में। नगरों का नगरीय जीवन में सुविधाएं लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं, आकृष्ट करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। अगला यही है विराट यानी बड़े। विराट यानी बड़े। विराट का मतलब क्या होता है? विराट कोहली? नहीं, विराट का मतलब होता है बड़ा। तो बड़े नगर का मतलब बड़े शहर। प्रवासी यानी कि बाहर से जो आकर आवास करते हैं वो प्रवासी कहलाते हैं। उन प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। ये हमने पढ़ा नगरीकरण। पहला कौन सा था? औद्योगिकरण, जिसको हमने किस में देखा? जो लास्ट वाला बिंदु हमारा चल रहा है। और इस प्रकार से हमने क्या पढ़े? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है औद्योगिकरण। अब क्या आ रहा है? औद्योगिकरण, ठीक है, ये उसी का पार्ट है। उद्योग कैसे? क्योंकि औद्योगिकरण जो पार्ट था उसी का पार्ट यहाँ डाला गया है, तो इसको हम समझ लेते हैं। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर प्रदान करती है। औद्योगिक पेटियां किसके अवसर प्रदान करती है? रोजगार के। और ऐसा कौन है? जो जापान का कोबे, जो ओसाका क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ का? जापान का। और मैंने कहा मैं बताऊंगा, एक और एग्जाम्पल है। पीछे हमने कौन सा देखा था? पीछे हमने देखा था आर्थिक कारकों में कटंगा, जाबिया, अफ्रीका का। लेकिन इसको आर्थिक कारकों में, खनिजों में डाला गया था। जबकि अब जो हम देख रहे हैं औद्योगिकरण देख रहे हैं। औद्योगिकरण और जो दूसरा वाला क्षेत्र है उसमें फ़र्क क्या है? आर्थिक कारक और औद्योगिकरण। आर्थिक कारक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन औद्योगिक कारक वही होगा जो उद्योगों के लिए बना है। तो औद्योगिक पेटियां जो होती है वो सिर्फ उद्योगों के लिए बनी है। और ऐसा जापान का कोबा, उस पॉइंट को हम यहाँ भी डाल सकते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज़न कतई ही नहीं रखना है। तो ये औद्योगिकरण है।
ठीक है। अब है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। लास्ट क्या है हमारा? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। 3 हमें पढ़ने थे। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से लोगों को आकर्षित करते हैं। धार्मिक, जैसे राजस्थान का पुष्कर, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पूरे विश्व का, तो लोग वहाँ आना पसंद करेंगे। जैसे अजमेर राजस्थान की दरगाह धार्मिक दृष्टि से भारत का मक्का कहा जाता है, तो वहाँ लोग सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से अपनी संस्कृति के माध्यम से वहाँ जुड़ना चाहते हैं और वो लोगों को आकर्षित करते हैं। वो स्थान क्या करते हैं भाई? लोगों को आकर्षित करते हैं। इसलिए उत्प्रवास और आप्रवास जैसी समस्याएं पैदा होती है। क्योंकि अब हम क्या देखेंगे? उत्प्रवास और आप्रवास। देखिए क्या होता है, ठीक है। उद्योग नगर होते हैं, वो इस उद्योग जो होते हैं इस प्रकार धुआं निकलता रहता है, बहुत प्रदूषण फैलता रहता है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पे दिखाया गया है। प्रवास, प्रवास किसी दूसरी जगह पर जाके आवास करना प्रवास होता है। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। या तो व्यक्ति ब्रह्मलीन हो गया, खत्म हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, तो उसने वो स्थान छोड़ दिया। तो जन्म और मृत्यु भी क्या करती है? व्यक्ति को प्रभावित करती है। लेकिन तीसरा कारक जो है वो कौन है? प्रवास। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो मृत्यु के समय जाता है या फिर और किसी कार्य के लिए जाता है। स्थान जब भी परिवर्तित होता है उसको प्रवास कहा जाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गम स्थान। और जिस स्थान पर आगमन करते हैं वह स्थान गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी बढ़ने वाली दृष्टि को दिखाता है। मैं आपको समझाता हूँ। ये एक गांव है, ध्यान से समझना इस डायग्राम को। ये एक गांव है और ये एक शहर है, ठीक है। इस गांव में रोजगार की कमी है। किसकी कमी है? देखिए ये लोग घूम रहे हैं बेचारे, रोजगार की कमी है। इस गांव में चिकित्सा की कमी है, चिकित्सा। इस गांव के अंदर शिक्षा की कमी है, यानी कि अशिक्षा है। अशिक्षा यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ के जो लोग हैं इस स्थान से उठना पसंद करेंगे, इस स्थान से उठकर जाना पसंद करेंगे। तो उठना यानी नदी जब उद्गम करती है तो उस उद्गम कहते हैं, नदी का उद्गम। तो उठना शब्द नदी शब्द से ही बना, तो उद्गम हुआ, लोगों का क्या हुआ? उद्गम हुआ। उद्गम का मतलब स्थान छोड़ना, स्थान छोड़ना। उद्गम का मतलब क्या है? लोग जो है स्थान को छोड़कर जा रहे हैं। रोजगार नहीं है, चिकित्सा नहीं है, बेरोजगारी फैल गई है। क्या फैल गई? बेरोजगारी फैल गई, बेरोजगारी, ठीक है। क्या फैल गया भाई? यहाँ पे बेरोजगारी फैल गई और बेरोजगारी की वजह से लोग जो है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की वजह से लोग जो है उस स्थान को छोड़ रहे हैं। वहाँ से उद्गम हो रहा है, स्थान को छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ से उठ रहे हैं, उठ रहे हैं। वहाँ से क्या हो रहा है? वहाँ से उठकर जा रहे हैं। तो ये उत यानी उठना, दूसरी जगह प्रवास करेंगे, इसलिए ये कहलाता है उत्प्रवास। ये क्या कहलाता है? उत्प्रवास। यानी किसी स्थान को समस्याओं के कारण कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्प्रवास। और वो एक उद्गम स्थान होता है। वो क्या होता है? एक उद्गम स्थान होता है। यहाँ रोजगार नहीं था, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ चिकित्सा नहीं थी, यहाँ लोगों को चिकित्सा मिलेगी। यहाँ शिक्षा नहीं थी, अशिक्षा थी, यहाँ लोगों को शिक्षा मिलेगी। तो व्यक्ति उत्प्रवास यानी जहाँ से इन शहर में, जिस शहर में वो पहुँचा है वहाँ तो वो आया है, यानी आया है वहाँ पर, और आकर प्रवास करेगा। वहाँ से तो उठकर और जगह प्रवास करेगा तो उत लगा। यहाँ आकर प्रवास करेगा, आकर रहेगा तो क्या कहलाता है? आप्रवास कहलाता है। और यहाँ से उठकर जब वो आया इस स्थान पर, इस स्थान पर वो आया है तो वो आप्रवास है। और इस स्थान पर उसे पहुंचना है, और जिस स्थान पर पहुंचना होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे गंतव्य के नाम से जानते हैं। उसके किस नाम से जानते हैं? उसको गंतव्य के नाम से। जहाँ हमें पहुंचना होता है वो हमारा गंतव्य होता है, और जहाँ से हम उठे हैं वो हमारा उद्गम होता है। उद्गम उत्प्रवास होता है और गंतव्य आप्रवास होता है। क्या होता है? आप्रवास। अब इन समस्याओं ने क्या किया? व्यक्ति को यहाँ से धकेला। इन समस्याओं ने क्या किया भाई? व्यक्ति को यहाँ से धकेला। इसलिए व्यक्ति परेशान होकर यहाँ से चला गया। व्यक्ति परेशान होकर क्या कर गया? यहाँ से चला गया। कहाँ जाएगा वो दौड़कर? यहाँ से वो उस स्थान पर जाएगा जहाँ उससे अच्छी सुविधाएं मिलती हो।
अच्छी सुविधाएं उसको कहाँ मिलेगी, शहर में मिलेगी। तो कौन से ऐसे अलाइनमेंट है, कौन से ऐसे तत्व है जो व्यक्ति को इस स्थान से किसी ना किसी रूप में धकेल रहे हैं, धकेलना कहलाता है प्रतिकर्ष। क्या कहलाता है, प्रतिकर्ष, यानी वो वस्तुएं जो व्यक्ति को धकेलती है। तो बताओ प्रतिकर्ष और उत्प्रवास एक हुआ कि नहीं हुआ, प्रतिकर्ष और उत्प्रवास एक होते हैं। प्रतिकर्ष व्यक्ति को कहती है कि तेरे लिए यहाँ ठीक नहीं है। प्रतिकर्ष वे कारक होते हैं जो व्यक्ति वहां से किसी स्थान से परेशान हो जाता है, तंग आ जाता है, और इस प्रकार देखो ये उठकर जा रहे हैं, उठकर जा रहे हैं, क्या है, उद्गम, इसको कहते हैं उत्प्रवास, और यही कहलाता है प्रतिकर्ष। जहां पे व्यक्ति पहुंचा है वो होता है अपकर्ष। क्या होता है भाई, अपकर्ष, क्योंकि ये चीजें अपनी ओर कर्ष यानी आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसलिए ये व्यक्ति अपकर्ष कर रहा है। तो आप्रवास गंतव्य स्थान होता है, जबकि अपकर्ष भी क्या होता है, गंतव्य स्थान होता है। प्रतिकर्ष उद्गम स्थान होता है, जबकि उत्प्रवास भी क्या होता है, उद्गम स्थान होता है। तो ये था उत्प्रवास, आप्रवास, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। अब एक चीज यहां ही जुड़ी हुई है दूसरी, अब ये लोग यहां से उठकर ये सारे के सारे इस स्थान पर आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग उठकर इस स्थान पर आ रहे हैं। तो जनसंख्या जो है एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जा रही है, और एक स्थान की जनसंख्या जो है इसको संक्रमण कहा गया। तो जनसंख्या का जो संक्रमण है, जनसंख्या जो उठकर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो इसे कहते हैं जनांकीय संक्रमण। क्या कहते हैं इसे, जनांकीय संक्रमण। कैसे, जब व्यक्ति परेशान होकर बिना रोजगार के, बिना शिक्षा के, बिना चिकित्सा के वहाँ से उद्गम करता है, वहाँ से उत्प्रवास करता है, वहाँ से प्रतिकर्ष करता है, और जिस शहर में गांव से आया है, जिस शहर में, जिस नगर में वो आकर अपना गंतव्य ढूंढता है, अपना प्रवास करता है, अपना गंतव्य स्थान मिलने के कारण उसको वहाँ का अपकर्ष कहा जाता है और वहाँ का आप्रवास कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण। यानी उत्प्रवास क्या है आप समझ गए, और प्रतिकर्ष क्या है आप समझ गए, दोनों एक हैं। जबकि दूसरा क्या है, अपकर्ष क्या है और आप्रवास क्या है, ये दोनों एक है। तो उत्प्रवास, आप्रवास, प्रतिकर्ष, अपकर्ष दोनों इंटरलिंक है इस प्रकार उल्टे। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनांकीय। ये आगे दी हुई है सारी। तो हमने ये चीज़ समझ ली है, ये आगे जैसे आएगी मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ उद्गम दिया हुआ है और गंतव्य दिया हुआ है, तो हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी था। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास, मनुष्य प्रवास क्यों करता है, अच्छे संसाधन के लिए, अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। उत्प्रवास क्यों हो रहा था, उसे संसाधन चाहिए थे, वो वस्तुएं चाहिए थी जो उसे चाहिए। मनुष्य वहां जा रहा था और संतुलन प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। निरूपित यानी वो अपना रूप परिवर्तन करता है। यहाँ पे प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। यानी उत्प्रवास जो है उसमें प्रवास होता है, कोई व्यक्ति गन्ने का जूस का थैला लगाना चाहता है तो 6 महीने लगेगा, तो कैसा प्रवास करेगा, वो किसी स्थान पर जहां उसे लगाना है, अस्थायी प्रवास। अब कोई ऐसा काम करेगा जो 12 महीने चलता हो, चाय की दुकान किसी ने लगाई तो स्थायी उसी जगह रहेगा, एक दिन गांव आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, तो वो स्थायी प्रवास है। एक मौसमी, तो गन्ना भी मौसमी था, वो इसमें भी आता है, तो या तो कोई स्थायी एक जगह जाकर बस गया, वो स्थायी प्रवास हो गया। एक दूसरा थोड़े समय के लिए जाता है फिर वापस आता है, थोड़े समय के लिए जाता है, अस्थायी, एक मौसम के अकॉर्डिंग करता है तो मौसमी। तो ये प्रवास इस तरह का होता है, ये प्रवास है स्थायी, अस्थायी और मौसमी, ठीक है। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगरों से गांव की ओर हो सकता है। प्रवास कैसे भी हो सकता है, घर से दूसरे वाले घर, दूसरे वाले घर से पड़ोसी वाले घर पे, पड़ोसी वाले घर पे उसके घर पे, उसके घर से फिर उसके घर पे, तो कैसे भी हो सकता है प्रवास, मतलब जाना। क्या आप महसूस करते हैं कि एक व्यक्ति दोनों, एक आप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? क्यों नहीं होगा? मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ मेरा उत्प्रवास, उद्गम हुआ है, प्रतिकर्ष हुआ है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मेरा क्या हुआ, आप्रवास हुआ, अपकर्ष हुआ, गंतव्य स्थान है। तो व्यक्ति तो मैं एक ही हूँ, दोनों हो सकता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ये सही है या गलत है, ये पूछा जाता है। एक व्यक्ति उत्प्रवासी और आप्रवासी दोनों हो सकता है। हाँ, जहाँ वो पहुँचा है वहाँ आप्रवासी है, आप्रवास है उसका, और जहाँ से वो उठा है वो उसका उत्प्रवासी है, ठीक है। तो उत्प्रवासी और आप्रवासी दोनों हो सकता है, ठीक है।
आप्रवास क्या होता है मैं समझा चुका हूँ। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं, जहाँ जाते हैं जहाँ पे पहुँचे हैं। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लैंग्वेज इसी की ऐसे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उत्प्रवास उठने का स्थान, उद्गम का स्थान जहाँ से व्यक्ति जा रहा है। आप्रवास आने का स्थान, गंतव्य का स्थान, जहाँ से उठा है उद्गम हुआ है वहाँ से धकेला गया तो प्रतिकर्ष, जहाँ पे आया है अपकर्ष, अपनी ओर खींचा गया, आकर्षित किया गया। तो ये होते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। लोग बेहतर और आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं, ये तो पहले ही पढ़ा हमने। संसाधन उससे अच्छे मिलने चाहिए, सामाजिक आवास और आर्थिक चीज़ें उससे, समाज अच्छा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, लोग प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक के समूह हैं, बहुत सारे समूह हैं। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, अब मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि मैं पूरा समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो ये राहुल गांधी नहीं मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक ले लो यहाँ से। ये व्यक्ति है, इसको यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, ये कल को यहाँ से फ्लाइट से उड़ा और इस स्थान पर जाके रहने लग गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हुआ है, इस स्थान से क्या हुआ है, ये उद्गम हुआ है, इसका क्या हुआ भाई, उद्गम। ठीक है, जहाँ पे ये पहुँचेगा वहाँ क्या है, गंतव्य, गंतव्य। ठीक है, तो ये समझा चुका हूँ मैं डायग्राम आपको। तो ये प्रतिकर्ष पढ़ लेते हैं। प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी के कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो जगह छोड़ देता है। प्रतिकर्ष यानी धकेल दी उसको बेरोजगारी, उसको क्या चाहिए होता है, उसको रोजगार चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रोजगार लिखा नहीं इसमें, लिख दो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा रोजगार के लिए, रोजगार चाहिए उससे, तो इस स्थान पर आ गया। ठीक है, उसका रहन सहन वहाँ निम्न यानी कम है, तो उसे बेहतर चाहिए क्या, अवसर, किसके, रहन सहन के, इसलिए यहाँ पर आ गया। ये तो चीज़ें वो है जो उसको धकेल दी है। महामारी आ गई, वहाँ पे बीमारी आ गई, तो व्यक्ति कहाँ आएगा, जहाँ का अनुकूल जलवायु अच्छा हो, सुरक्षा का फील हो। ठीक है, प्रतिकूल जलवायु, उल्टी जलवायु है, गर्मी में लू चल रही है, बारिश में पता नहीं परेशान हो गए, तो अनुकूल जो अच्छी जलवायु होगी वहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो ये कंफ्यूज करता है, उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। उद्गम स्थान की अपेक्षा यानी इसकी अपेक्षा, ये उद्गम कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से तो व्यक्ति आ रहा है तो उद्गम है, यहाँ पहुंच रहा है तो अपकर्ष है। मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको रीड कर देते हैं। प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, लड़ाई झगड़े जो होते हैं वहां से व्यक्ति जाना पसंद करते हैं। प्रतिकूल जलवायु, अच्छी जलवायु नहीं होती। प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब आते हैं। ज्वालामुखी क्या होती है, इसको पता नहीं कैसे पेश किया जाता है। ज्वालामुखी को बहुत बड़ा वंडर मानते हैं। पृथ्वी घूमती है, अब आप पानी का लोटा लेके यूँ घूमोगे तो पानी छलक जाता है, तो पृथ्वी भी घूमती है तो समुद्र से पानी छलक जाता है, इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये समस्या में जहाँ आती है लोग परेशान होके छोड़ देते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, पैसों के लिए लोग दौड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं। उद्गम स्थान को कम आकर्षित बना देते हैं। ये उद्गम स्थान जो था, यहाँ से वहाँ इसलिए भाग रहे थे क्योंकि ये आकर्षित नहीं है, वहाँ अच्छी वस्तुएं देखने को मिलती है, तो ये कारण होते हैं। अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व, जीवन में संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की बजाय अच्छा बना देते हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है, पूरा अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि उत्प्रवास इस लेसन के अंदर मुख्य चीज़ें क्या थी जो 100% एग्जाम में पूछी जाती है, वो है उत्प्रवास, वो है आप्रवास, वो है प्रतिकर्ष, वो है अपकर्ष, और वो है जनांकीय संक्रमण किसी न किसी रूप में। और ये हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इनका नाम देखने को मिलता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बिल्कुल एग्ज़ाम अब बहुत पास में, पढ़ना शुरू कर दीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए, और जो कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना है, अपने सारे साथियों को शेयर करना है, और आपको अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।